हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया है भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर। दरअसल वहाँ के आर्मी प्रमुख वकारुज्जमा के लिए ये था वीडियो, जिसमें उनकी जान को खतरा था। अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं खतरा टल गया है। और वहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल है जिनको क्वार्टर मास्टर जनरल भी कहा जाता है। वो एक्चुअली वो वहाँ के प्रमुख है, वो विद्रोही गुट के नेता हैं या सेना प्रमुख हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं ही, जो वहाँ के सेना प्रमुख को हटाकर खुद सेना प्रमुख बनना चाहते थे पाकिस्तान के समर्थन से। खैर, उस पर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। फैजुर रहमान उनका नाम है। और जो आर्मी प्रमुख जिनको हटाकर बनना चाहते हैं उनका नाम वकारुज्जमा है। कहा जाता है वकारुज्जमा शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और भारत के प्रति झुके हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, क्या क्या शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। दरअसल अवामी लीग, जिसका जून 1949 में गठन हुआ था, जो मुस्लिम लीग से अलग होकर के ही गठित हुआ था, जिसके प्रमुख नेता मुजीबुर रहमान साहब थे। 1966-67 में जब चुनाव हुए बांग्लादेश में, तो उसमें भारी पराजय, या 69 में जब बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, उसमें भारी पराजय का सामना करना पड़ा था पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनके नेता जुल्फिकार अली भुट्टो की। इसी पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय याहिया फील्ड मार्शल याहिया खान थे, जो अयूब खान के बाद भारत पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर और वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने उनको चढ़ाया, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको चढ़ाया और चढ़ा करके जनरल टिक्का खान को भेजा बांग्लादेश। बांग्लादेश में उनको बूचरा बांग्लादेश कहा जाता है। उन्होंने खुल करके बांग्ला बोलने वाले लोगों का कत्लेआम कराया और वहाँ की महिलाओं के साथ ज़बरदस्त दुराचार हुआ। इस प्रकार से बांग्लादेश में जो बांग्ला बोलने वाले लोग थे, कोई भी सेफ नहीं था। जनरल टिक्का खान के इस अत्याचार को देखते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय अवरोध बढ़ने लगा, तो फील्ड मार्शल याहिया खान ने उनको रिकॉल कर लिया और ए के नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको वहाँ का गवर्नर बना करके भेजा। उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था। ए के नियाजी के समय ही 1971 में ये युद्ध हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, वो बांग्लादेश के लिबरेशन के मुद्दे पर, और जिसमें 14 दिन बाद यानी 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध समाप्त हो गया। मोटा मोटी 14 दिन ये युद्ध चला और इतने ही में भारत ने फतह हासिल कर लिया। चालाकी से बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के 93,000 करीब सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जी.एस. अरोड़ा उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और एफ.ए. जैकब साहब को जब जनरल मानेक शाह ने कहा कि भाई तुम लेकर के सरेंडर पेपर पहुंचो ढाका, और वहां जा कर के और ए के नियाजी से उस पर हस्ताक्षर लो, तो यही काम उन्होंने जैकब साहब ने किया। वो ईस्टर्न कमांडर के कमांडर इन चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। वहाँ पहुँचे और उन्होंने तुरंत सरेंडर पेपर हस्ताक्षर करवाए, और इस प्रकार से 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के सामने हथियार डाल दिए। तो ये घटना बहुत बड़ी घटना थी। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आया और 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। यानी इधर से श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो उस समय राष्ट्रपति भी थे पाकिस्तान के, बाद में प्रधानमंत्री हो गए थे। और 1978 या 1979 में जनरल जियाउल हक के शाह पर उनको फांसी दे दी गई थी, वो लटका दिए गए थे। उनकी पुस्तक इफ आई एम असैसिनेटेड भी एक मशहूर पुस्तक है। तो रब्बी आलम साहब एक अवामी लीग के संयुक्त राज्य अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो शेख हसीना बहुत करीबी माने जाते हैं। एक्चुअली वो अवामी लीग के वाइस प्रेसिडेंट हैं ही, वो भले रहते अमेरिका में हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि शेख हसीना जल्द ही बांग्लादेश लौटेंगी और वो प्रधानमंत्री के रूप में लौटेंगी। तो इस दावे के पीछे क्या कारण है? मेन कारण जो है, जो समझ में आता है, वो ये है
कि वहाँ जमीयत उलेमा अल इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ADSM, जिसके नाहिद इस्लाम जिसके प्रमुख स्टूडेंट थे, इन तीनों लोगों ने जो भारत विरोधी मुहिम चला रखा था और प्रो पाकिस्तानी इनडायरेक्टली वो मुहिम था, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। आप सभी लोग पता होगा कि स्टूडेंट्स मूवमेंट के वजह से ही शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था और भारत में शरण लेना पड़ा था। यहाँ हिंडन एयरबेस पर उन्होंने शरण ले रखा है। और ये सब इसलिए हुआ कि 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेश को बनाने में, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान के मुख्य भूमि से दूर स्थित होने की वजह से यहाँ संचार और परिवहन की सेवाएं प्रभावित हुई और नतीजा ये हुआ कि यह स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश के रूप में। तो पाकिस्तान को ये टीस तो हमेशा ही रहती है, वो चाहता है कि भारत विरोधी किसी भी तरह से काम करके भारत के भी टुकड़े कराएं या भारत को हम परेशान करें। इस वजह से पाकिस्तान वहाँ इन्वॉल्व था, उसकी ISI खास करके इन्वॉल्व थी। और जयपुर जो जिन्होंने विरोध किया था वकारुज़्ज़मा का, जयपुर रहमान साहब ने, वो वास्तव में पाकिस्तानी ISI के शह पर ऐसा कर रहे थे। वो वास्तव में पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे थे। वो वकारुज़्ज़मा को फूटी आंखों भी देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको ये शक है कि भाई ये भारत का पक्षधर है, शेख हसीना का रिश्तेदार है। इस वजह से ये भारत के पक्ष की बात करता है और शेख हसीना को भारत में शरण दिलवाने में इसकी प्रमुख भूमिका है, वो ये मान करके चलते हैं। खैर जो भी हो, तो शेख हसीना ने ये किया भाई 30% जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान से के एक प्रांत को बांग्लादेश बनवाने में मुजीबुर रहमान का साथ दिया था, उनको या उनके परिवार के लोगों के लिए ये आरक्षित रहेगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने 30% का जो आरक्षण दिया, इसको लेकर के वहाँ स्टूडेंट्स में उबाल आ गया और स्टूडेंट्स इसका विरोध करने लगे। नाहिद इस्लाम इस स्टूडेंट मूवमेंट का नेता बन गया और उसने भयंकर तरीके से शेख हसीना सरकार का विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना उग्र हो गया कि यह फ्रीडम मूवमेंट में तब्दील हो गया और शेख हसीना पर अपने विद्रोहियों के साथ अत्याचार करने, जेनोसाइड कराने जैसे आरोप हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की सरकार ने या उनके कई मंत्रियों ने, कई सचिवों ने भारत को पत्र लिखा कि भाई शेख हसीना को बांग्लादेश वापस किया जाए। उनके खिलाफ ये आरोप हैं, ये मुकदमा चलाना, लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं हुई। उस एक्चुअली भारत सरकार ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। भारत सरकार को ये अच्छी तरह से पता है कि भाई ऐसा है, शेख हसीना के खिलाफ वहाँ क्या षड्यंत्र हो रहा है और शेख हसीना को फांसी पर लटकवाने की पूरी तैयारी किया है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, जो एंटी इंडिया भी हैं। वो अंतरिम सरकार वहाँ चला रहे हैं, अनइलेक्टेड इंसान हैं और वहाँ वो चीफ एडवाइज़र की भूमिका भले निभा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वर्चुअली वो प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। उनके जो एडवाइज़र्स हैं या उनके कैबिनेट में जिन लोगों को जगह मिली है, उनमें ज़्यादातर लोग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो फूटी आँख भी देखना अवामी लीग को देखना नहीं चाहता है, के सदस्य हैं और स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य हैं और जमीयत उलेमा अल इस्लामी के सदस्य हैं। इन सभी लोगों ने मोहम्मद यूनुस को चारों तरफ से घेर रखा है। मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंटली कभी सोच ही नहीं पाते। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। शेख हसीना जो कि 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, 1981 से अपने अवामी लीग पार्टी की अध्यक्षा थी, वो वास्तव में इस मामले में कुछ कर न पाई और अंततः उन्होंने भारत की शरण लिया। भारत ने उनको शरण दे भी दिया है, क्योंकि भारत की वो मित्र समझी जाती रही हैं। मुजीबुर रहमान जो कि एक ज़माना था जिनकी वजह से पाकिस्तान से का एक प्रांत ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ था, बांग्लादेश बना था, उनकी हत्या ज़ियाउर रहमान ने कर दिया था 1975 में उनके घर में घुसकर। उस समय शेख हसीना और उनकी बहन मिस रेहाना सिद्दीक, ये 2 ही लोग बस बाहर थे और ये दोनों लोग बच गए संजोग से, और तो सबकी हत्या हो ही गई थी।
तो इस वजह से अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच दुश्मनी बहुत तगड़ी है। देखना है आगे क्या होता है। तो रब्बी आलम जो जो उन्होंने कहा है, अमेरिका में जो बयान दिया है, उसके मूल में दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ कट्टरपंथ अब धीरे धीरे फिजल आउट यानी कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेशियों को ये लगने लगा है कट्टरपंथ से बांग्लादेश जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा था उसमें काफ़ी कमी आ गई है, और बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी भी काफ़ी नीचे गिर गया है, और बांग्लादेश महंगाई और बेरोज़गारी की मार तो झेल ही रहा है। और दूसरा कारण ये है, सेना में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो लोग शेख हसीना के वफादार हैं। यही कारण है कि वक़ारुज़्ज़मा जो बच भी गए। वक़ारुज़्ज़मा ने अफ्रीका से फ़ोन किया अपने लॉयलिस्ट सेना के अधिकारियों के प्रति, और इस बीच जो है फैज़ुर रहमान जो कि विरोधी हैं वक़ारुज़्ज़मा के, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी सैन्य अधिकारियों की। वहाँ 5 लेफ्टिनेंट जनरल और 57 मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, तो उनकी बैठक बुलाई। उस बैठक में बहुत कम अधिकारी शरीक हो पाए। दूसरे शब्दों में उसमें बहुत कम बांग्लादेशी अधिकारी भाग लिए, जिससे उनको भी ये लगने लगा कि भाई ऐसा है, वक़ारुज़्ज़मा के ख़िलाफ़ जो हम विद्रोह करने की सोच रहे थे वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। और ऐसी दशा में उन्होंने अपने प्लान को तत्काल के लिए टाल दिया। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अभी भी कोशिश कर रही है किसी प्रकार से वक़ारुज़्ज़मा से पद छीना जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए, यानी मार्ग से हटाया जाए। उनको जो मारने की योजना थी वो अभी भी बनी हुई है, ऐसा नहीं वो ख़त्म हो गई है। एक मुकाबला जीत गए हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए चैम्पियन है। अभी आने वाले मार्ग में उनके बहुत सारे कंटक हैं, उन सबको धीरे धीरे हटाना है। तो इस प्रकार से रब्बी आलम साहब ने जो कहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट है शेख हसीना करीबी हैं, उसके मूल में पहला कारण तो ये है कि वहाँ के लोग खुद ही कट्टरपंथ से अब तौबा करने लगे हैं, और दूसरा ये कि सेना में भी ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है जो शेख हसीना और वक़ारुज़्ज़मा के वफादार हैं और अधिकारी रैंक पर हैं, विभिन्न पोस्ट होल्ड करते हैं। मेजर जनरल भी एक बड़ा पोस्ट होता है। जनरल में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ये 3 ही आते हैं। तो ये लोग वहाँ के सेना प्रमुख के वफादार हैं, और देखना है आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे शेख हसीना के समर्थन में आने लगे हैं, और जो इस्लाम नाहिद इस्लाम जो कि स्टूडेंट्स आंदोलन का प्रमुख चेहरा था, उसका भाव उतरने लगा है। तो देखना है बांग्लादेश में क्या होता है। आगे जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।